हाय हेलो, स्वागत है आप लोगों का फिर से। जो प्रीवियस ईयर डिस्कशन चल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो ये 69th बीपीएससी प्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। पार्ट 3 है, पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा आप लोगों ने तो देख लें, क्योंकि उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है और प्लेलिस्ट में आप सीक्वेंस वाइज जाके देख सकते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों से या किसी भी तैयारी करने वाले सहपाठी सह जो भी हैं आपके, उनसे आप शेयर करें। ठीक है, ताकि उनको भी इन चीज़ों का फ़ायदा पहुंच सके, कि वो डेप्थ समझ सकें क्वेश्चंस का, कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकें। ठीक है, तो चलिए बिना और किसी बात के हम लोग 101 नंबर क्वेश्चन से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और कहता है ये क्वेश्चन कि कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई करते हैं, और उस समय जो है इसमें न्यायालय में कार्यरत जो भी 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं यानी सीनियर मोस्ट, वो भी इसके सदस्य होते हैं। संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया, दूसरा कथन है। तीसरा कथन है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है, बिल्कुल सही, खैर उसको बाद में देखेंगे। और चौथा जो कथन है वो कह रहा है कि कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में न्यायाधीश पीएन भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले में के उपलक्ष्य में की गई थी। तो इसमें जो पहला कथन है बिल्कुल सही है, मैं आपको बता देता हूं। दूसरा जो है वो गलत है और तीसरा सही है, ठीक, और चौथा जो है वो गलत है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्यों सही और क्यों गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जो है एक 5 सदस्यीय निकाय होती है, बॉडी होती है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश जो सीजीआई होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं, और साथ में सुप्रीम कोर्ट के जो 4 सीनियर मोस्ट न्यायाधीश होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। तो 2 क्यों गलत है। कॉलेजियम प्रणाली को संसद की किसी भी कानून या विधि द्वारा जो है नहीं बनाया गया है, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसलों यानी 3 जजेस केसेस के जरिए विकसित हुई थी। तो वहीं कथन 3 जो है सही है। देश में सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जो होते हैं उनके जजों की नियुक्ति या तबादला जो होता है ये कॉलेजियम प्रणाली के तहत ही होता है। और कथन 4 इसलिए गलत है क्योंकि कॉलेजियम की शुरुआत साल 1993 में सेकेंड जज केस 93 में ही हुई थी, लेकिन सेकेंड जज, फर्स्ट जज नहीं, ठीक है, या फिर पीएन भगवती के समय नहीं हुई थी। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, यानी सॉरी 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें दूसरा, कि 42वें संविधान संशोधन अमेंडमेंट से संबंधित कथन। देखिए बड़ा ही कंफ्यूजन वाला ये जो है कथन सब दिया हुआ है, और इसमें आंसर में भी बहुत कंफ्यूजन है पर्सनली जो मैंने देखा। ठीक, तो कथन है कि इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, बिल्कुल सही बात है। इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े, नहीं 10 जोड़े थे, इसलिए ये गलत है। इसने नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े यानी अनुच्छेद 39 ए, अनुच्छेद 43 ए, अनुच्छेद 47, ये सही है। और जो चौथा कथन है, इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं, मंडलों और सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया। तो इस देख लेते हैं कि क्यों सही क्यों गलत है, और इसमें से सही आंसर कौन सा हो सकता है। पूछ रहा है कि इनमें से गलत कौन है। ठीक है, इसमें से गलत कथन आपको बताना है, समझ गए। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां कर्तव्य जो है वो 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। कथन में 8 लिखा हुआ इसलिए गलत है। ठीक है, कथन 2 गलत है। पहला इसलिए सही है क्योंकि इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना या प्रियम्बल में जो है 3 नए शब्द समाजवादी, सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर और अखंडता, इंटीग्रिटी जोड़े गए थे। ठीक, वहीं कथन 3 जो है सही है। क्यों? क्योंकि इसके तहत नए जो नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी जैसे अनुच्छेद 39 ए मुफ्त कानूनी सहायता, अनुच्छेद 43 ए उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी और अनुच्छेद 39(1) जोड़े गए थे। ठीक है, ध्यान दे अनुच्छेद 47 मूल संविधान में पहले से था, इसमें नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि 47 भी जोड़े गए, तो ये भी गलत है। ठीक, ये भी गलत ही है। तो उसमें केवल जो है बदलावों की बात थी, लेकिन कई बार इसे संशोधन के संदर्भ में शामिल मान लिया जाता है। मुख्य रूप से कथन 2 पूरी तरह से गलत है, समझ गए। कथन 3 पूरी तरीके से गलत है, कथन 2 नहीं, 3 हम लोग देख रहे थे ना। ठीक है, 2 तो क्या है कि 2 भी गलत है और 3 भी गलत है। ठीक, चलिए
तो कथन 4 भी गलत है। राज्य विधानसभाओं मंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार राज्यपाल को होता है, न कि राष्ट्रपति को। चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति को नहीं होता, राष्ट्रपति यह काम संसदों यानी एमपीज के लिए करती है। तो अगर सही से देखेंगे तो 2, 3, 4 गलत है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। अब 2, 3, 4 का तो ऑप्शन है ही नहीं, तो आप किसको चुनेंगे? तो असल में जो है 2 को सही मान लिया था बीपीएससी ने, ठीक है, 2 को सही मान लिया और जो आंसर दिया था वो दिया था कि बी जो है यानी 3 और 4 ये गलत है। बीपीएससी ने ऐसा किया था। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन कहता है अनुसूचित जनजाति यानी एसटी घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं क्या होनी चाहिए? ठीक है, आवश्यक विशिष्टताएं पूछ रहा है, तो सही उत्तर है इसका डी। उपयुक्त सभी आदिम लक्षणों के संकेत होने चाहिए, विशिष्ट संस्कृति होनी चाहिए, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव। ठीक है, तो भारत में लोकूर कमेटी बनाई गई थी 1965 के अनुसार। ठीक, किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी की श्रेणी में शामिल करने के लिए 5 प्रमुख मानक तय किए गए थे, जिनमें ये चारों शामिल हैं। आदिम लक्षणों के संकेत यानी प्रिमिटिव ट्रेट्स, पुरानी जीवन शैली, विशिष्ट संस्कृति यानी डिस्टिंक्ट कल्चर, अपनी अलग संस्कृति और भाषा, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म यानी शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट, बाहरी दुनिया से जो कॉन्टैक्ट बनाने की बात हो रही है, ठीक है, उनसे मेल जोल जो है उसमें संकोच, पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव यानी बैकवर्डनेस एंड जियोग्राफिकल आइसोलेशन, दुर्गम या दूर दराज के इलाकों में रहना। ठीक, तो इसका सही आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स का विचार कहां से लिया गया है? बताइए। ये नहीं बता पाए तो फिर आप तैयारी छोड़ दीजिए। ठीक, इसका आंसर है बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत ही बेसिक है। आप जब पढ़ेंगे, आपने थोड़ा भी पढ़ाई किया होगा पॉलिटी, तो शुरू में ही ये चीजें हैं। ठीक, तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है अमेरिका के संविधान बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित होकर लिया गया है। अन्य विकल्प जैसे कि आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी यूनाइटेड किंगडम से संसदीय प्रणाली और कनाडा से जो है संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम ली गई है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता, ठीक, अस्पृश्यता यानी छुआछूत, अनटचेबिलिटी, ठीक, इसको इंग्लिश में कहते हैं, को समाप्त किया गया था किस अनुच्छेद से? यही पूछ रहा है। तो अनुच्छेद 14, 15, 17 या 22, तो इसका है सही आंसर 17। ठीक, सी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 समाज को छुआछूत या अनटचेबिलिटी जिसको कहते हैं पूरी तरह से समाप्त करता है। इसके तहत छुआछूत का किसी भी रूप में आचरण करना एक कानूनन अपराध माना गया है। जो अनुच्छेद 14 है उसमें क्या है? समानता का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 15 में भेदभाव पर रोक लगाया गया। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है। ठीक, चलिए 106 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करना किसका काम है? बताइए। राष्ट्रपति का काम है। ए, तो संविधान के अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश, एक ऐसे अन्य न्यायाधीश होंगे जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या संसद तय करती है, लेकिन हाई कोर्ट के जजों की संख्या तय करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 5वीं अनुसूची यानी 5th शेड्यूल का संबंध किससे है? तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है सी, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब्स से है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची देश के विभिन्न राज्यों में स्थित अनुसूचित क्षेत्रों, शेड्यूल एरियाज जो है, अनुसूचित जनजातियों, एसटीज के प्रशासन, नियंत्रण और उनके हितों की सुरक्षा से संबंधित है। ध्यान देने वाली बात है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के लिए अलग से 6ठी अनुसूची बनाई गई है। समझ गए? चलिए 108 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और ये कहता है कि संविधान का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन, बताइए। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया?
ठीक, तो बताइए, बहुत ही फेमस है, ये बहुत बार पूछता भी है, बी, बहुत सारे एग्जाम से पूछता है, बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो साल 1973 था, इसमें जो है ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट की अब तक की सबसे बड़ी 13 जजों की बेंच बैठी। मूल ढांचा जो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया गया, इसी में दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि संसद जो है संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वह इसके मूल ढांचे या बुनियादी सिद्धांतों जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को नष्ट नहीं कर सकती। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 109 नंबर, कहता है सूची को सूची से मिलाइए। तो सूची 1 में सूचीबद्ध जो राजनीतिक दल है उसको उनकी स्थापना के वर्ष के साथ मिलाना है। ठीक है, तो कहता है सही आंसर आप बताइए। ठीक, सही आंसर ए है। ठीक, एक का ए, ठीक है, ए का एक, यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है मार्क्सवादी वो 1964 में आई। वहीं बी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है 1925 में आई। वहीं सी बहुजन समाज पार्टी जो है वो 1984 में आई। और वहीं डी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है AITC वो आई थी 1998 में। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 110 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि सदन में मातृभाषा में बोलने की इजाजत यानी किन किन अनुच्छेदों के अनुसार अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है। तो बता दीजिए कौन सा अनुच्छेद है वो? जी, अनुच्छेद 120 का 1, बिल्कुल 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 सी है इसका सही आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120(1) में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का जिक्र है। इसमें स्पष्ट प्रावधान है कि यदि कोई सदस्य हिंदी या अंग्रेजी में अपनी बात ठीक से नहीं रख पा रहा है तो लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर या राज्यसभा के सभापति चेयरमैन उस सदस्य को उसकी मातृभाषा मदर टंग में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं। यानी आप किसी भी भाषा में सदन को संबोधित कर सकते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व में शामिल घटक। तो आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है? तो बता दीजिए। जी, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां FCA, सोना, विशेष आहरण अधिकार, आरक्षित किस्त स्थिति, तो सभी शामिल है। उपयुक्त सभी कहेंगे इसको, और चारों घटक जो है शामिल है। और यहाँ पे जो डी है वो सही आंसर है इसका। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स के मुख्य रूप से 4 चीजें शामिल होती हैं जो इस प्रकार है। विदेशी मुद्रा संपत्तियां, ठीक है, FCA, विदेशी कंपनियों के शेयर, बॉन्ड, विदेशी करेंसी जैसे डॉलर, यूरो, पाउंड, सोना, गोल्ड भी होता है। आरबीआई के पास रखा हुआ सोने का भंडार होता है। विशेष आहरण अधिकार SDR, इसे कागजी सोना भी कहते हैं, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक वर्चुअल करेंसी होती है। वहीं चौथा जो है आरक्षित किस्त स्थिति, रिजर्व ट्रांसपोजिशन जिसको कहते हैं, IMF के पास आपातकाल के लिए सुरक्षित रखा गया भारत का कोटा होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न 112 कहता है कि उत्पत्ति के नियम यानी रूल्स ऑफ ओरिजिन से संबंधित कथन के बारे में बताइए, विचार कीजिए। तो पहला कथन है उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मापदंड है। उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करती है कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं। कथन 2 है। वहीं कथन 3 कहता है कि इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है। और चौथा कथन कहता है कि उनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोतों पर निर्भर करते हैं। तो सही आप बताइए कि कौन सा कथन है, कौन कौन से कथन सही है। सभी कथन सत्य हैं, ठीक है, चारों ही सत्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रूल्स ऑफ ओरिजिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कथन 1 सही है, क्यों? क्योंकि यह तय करता है कि कोई सामान असल में किस देश में बना उत्पादित हुआ है। कथन 2 इसलिए सही है क्योंकि सीमा शुल्क जो होता है, सीमा शुल्क कस्टम्स एजेंसियों को यह जानने में मदद मिलती है कि किस देश से आने वाले माल पर कितना टैक्स या कस्टम ड्यूटी लगा है, जैसे एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगते हैं। ठीक है, तो कथन 3 क्यों सही है? क्योंकि इसका उपयोग व्यापार से जुड़े आंकड़े और सांख्यिकी ट्रेड स्टैटिस्टिक्स जुटाने में भी होता है। वहीं कथन 4 सही है क्योंकि कई बार कुछ देशों से आने वाले सामान पर कोटा या प्रतिबंध होते हैं, उन्हें लागू करने के लिए इसका महत्व स्वतः प्रमाणित हो जाता है। ठीक,
चलिए 113 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, तो बताइए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में। तो कथन है कि यह शिशु जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना जो प्रति 10,000 जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है। ठीक है, एक नंबर 1 कथन है। वहीं 2 कहता है कि वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर जो था वो 180 यानी 189.6 थी। वहीं वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी। और चौथा कथन कहता है कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया RGI के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश वर्ष 2019 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य था। तो बताइए कौन सा कथन सही और कौन सा गलत है? जी C सही है इसका, 2 और 3 जो है वही सही है। ठीक है, बाकी क्यों गलत है कथन 1? तो शिशु मृत्यु दर की गणना प्रति 1000 जीवित जन्मों पर की जाती है, न कि 10,000 पर, इसलिए गलत है। कथन 2 सही है। आजादी के शुरुआती दौर जो 1950 का टाइम था, भारत में शिशु मृत्यु दर जो है बहुत अधिक था। ठीक, इतना ही था 189.6। और वही कथन 3 जो है सही है, क्योंकि भारत सरकार के आधिकारिक आंकड़ों जो SRS बुलेटिन की हमने बात की उसके अनुसार वर्ष 2019 में भारत की औसत शिशु मृत्यु दर जो है घटकर 30 पर आ गई थी। कथन 4 गलत है। वर्ष 2019 के इस बुलेटिन के अनुसार भारत में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा था? MP था, मध्य प्रदेश। ठीक है, न कि उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव पूंजी निर्माण ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की अवधारणा। ठीक, तो एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है। तो कथन 1 है कि किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी संचय करने को, 2 है कि ज्ञान में वृद्धि करने को, 3 है कौशल स्तरों में वृद्धि करने को, और 4 है देश के लोगों को ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? जी सही उत्तर इसका भी C है, 3 और 4। ठीक है, तो मानव पूंजी निर्माण जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सीधा मतलब होता है इंसानों को देश के लिए एक मूल्यवान एसेट, संपत्ति या संसाधन बनाना। ये तभी संभव है जब लोगों के भीतर कौशल, ज्ञान और क्षमताओं का विकास होता हो। तो कथन 3 और 4 जो है बिल्कुल सटीक है। यह प्रक्रिया देश के लोगों के ज्ञान, कौशल स्तरों, स्किल्स लेवल्स और उनकी आंतरिक जो क्षमता होती है उसमें वृद्धि करने को सक्षम बनाती है। कथन 1 और 2 क्यों प्राथमिक नहीं है? क्योंकि केवल भौतिक पूंजी का संचय करना या साधारण ज्ञान बढ़ाना इसकी पूरी व्याख्या नहीं करता, बल्कि देश की उत्पादकता बढ़ाने के लिए विशिष्ट कौशल और गुणात्मक क्षमताओं का विकास होना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक, चलिए 115 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कीजिए। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। जी बिल्कुल सही आंसर जो है वो A है, 1 2 3। ठीक है, तो क्यों सही है कथन 1? क्योंकि शोधन अक्षमता जो इंसॉल्वेंसी वह वित्तीय स्थिति होती है जब कोई व्यक्ति या कंपनी अपने कर्ज या ऋण को चुकाने में पूरी तरह असमर्थ, इनकैपेबल हो जाती है। कथन 2 सही है क्योंकि दिवाला, बैंक्रप्सी जो एक कानूनी प्रक्रिया है जब कोर्ट यह मान लेता है कि कर्जदार अब पैसे नहीं दे सकता तो लेनदारों के लाभ के लिए उसकी संपत्ति को बेचने या पूर्ण गठित करने की कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती है। वहीं 3 जो है सही है इसलिए क्योंकि यह तकनीकी रूप से बिल्कुल सही है। शोधन अक्षमता, इंसॉल्वेंसी एक अवस्था या स्थिति है, जबकि दिवाला जो है, बैंक्रप्सी, उसका अंतिम निष्कर्ष या कानूनी परिणाम है। ठीक, तो कथन 4 क्यों गलत है? क्यों इसलिए गलत है क्योंकि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI इस पूरी प्रक्रिया की देखरेख करने वाला नियामक रेगुलेटरी बॉडी तो है, लेकिन यह स्वयं कार्रवाई यानी प्रोसीडिंग्स नहीं करता। जमीनी स्तर पर कार्रवाई की देखरेख NCLT कंपनियों के लिए और DRT व्यक्तियों के लिए जैसी न्यायिक संस्थाएं बनाई गई हैं। ठीक, चलिए 116 नंबर क्वेश्चन कहता है कि औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया था? सिंपल सा वर्ष पूछा है, इसका सही आंसर है A, 1956 में। तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में अपनाया गया था। इसे भारत का आर्थिक संविधान, इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसके तहत उद्योगों को 3 अलग अलग सूचियों या कैटेगरीज में बांटा गया था और सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर सरकारी नियंत्रण में था और
बढ़ावा दिया गया कि वो सरकारी नियंत्रण में ही रहे। ठीक, और भारत की पहली औद्योगिक नीति जो है 1948 में आई थी, लेकिन मुख्य संकल्प जो है 1956 का ही प्रसिद्ध है जो विकल्प में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 117 नंबर कहता है कि उत्पादन संबंध प्रोत्साहन यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना, ठीक, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन है, यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन विनिर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की पेशकश करती है। कथन 2 कहता है कि इस योजना में अब आवेदकों की 2 श्रेणियां हैं, वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनियां। 3 कहता है कि यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री यानी आधार वर्ष पर लगभग 8% या औसत प्रोत्साहन प्रदान करती है। 4 कहता है कि PLI के तहत लक्ष्य श्रेणी में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन PC, सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर USFF शामिल होंगे। ठीक है, तो बताइए कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। जी, डी सही है इसका। ठीक है, 2 और 3 प्रश्न में पूछा गया कि कौन सा गलत है। ठीक, 2 और 3 जो है गलत है, डी गलत है। तो कथन 1 क्यों सही है, क्योंकि PLI योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में घरेलू विनिर्माण डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे बड़े क्षेत्रों में विदेशी व घरेलू निवेश आकर्षित करना। कथन 2 गलत है, क्योंकि इस योजना में आवेदकों की जो 3 श्रेणियां बनाई गई हैं, वैश्विक कंपनियां, घरेलू कंपनियां और इसके साथ ही MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, ठीक है, कंपनियां भी इसमें शामिल है। सिर्फ 2 श्रेणियां कहना गलत है। वहीं कथन 3 क्यों गलत है, क्योंकि इस योजना के तहत पात्र कंपनियों को 6 वर्षों के लिए नहीं बल्कि आमतौर पर 4 से 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रोत्साहन इंसेंटिव दिया जाता है और औसत प्रोत्साहन जो है 8% नहीं बल्कि 4 से 6% के बीच रखी गई है, इसलिए यह कथन पूरी तरह गलत है। वहीं कथन 4 सही है, क्यों, क्योंकि IT हार्डवेयर के लिए तय की गई लक्ष्य श्रेणी में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन PC, सर्वर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर जैसी डिवाइस पूरी तरह शामिल है। आगे बढ़ते हैं और ये होगा हमारा 118 नंबर क्वेश्चन और वो कहता है कि स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, यह पहला कथन है, यह खान मंत्रालय के दायरे के कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। वहीं दूसरा कथन कहता है, यह योजना CORS नेटवर्क के तहत जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करने योग्य मानक बनाने का प्रयास कर रही है। वहीं कथन 3 कहता है कि CORS का मतलब क्रॉस ओरिजिनल रिसोर्स शेयरिंग है। वहीं 4 कहता है कि यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग कर भूमि के छोटे छोटे खंडों का नक्शा तैयार करके ग्रामीण बस्तियों, आबादी के क्षेत्रों में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करने के लिए एक सुधारात्मक पहल प्रदान करती है। तो इसका सही आंसर है B, 1 और 3। अब पूछा गया है कि कौन सा गलत है, ये भी ध्यान देना है। ठीक है, तो 1 और 3 गलत है। तो 1 गलत क्यों है, क्योंकि स्वामित्व योजना खान मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की नहीं बल्कि पंचायती राज मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। वहीं कथन 2 सही है, क्योंकि यह योजना कोर्स यानी कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन नेटवर्क तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण जमीनों के सीमांकन में सेंटीमीटर स्तर तक की उच्च सटीकता प्रदान करती है। वहीं कथन 3 गलत है, क्योंकि कोर्स का पूरा नाम कंटिन्यूएंसी ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन है, ना कि क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। ठीक है, यह कंप्यूटर कोडिंग का शब्द है एक्चुअली, इसलिए यह पूरी तरह गलत है। कथन 4 सही है, क्योंकि इसमें ड्रोन तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों यानी घरा टोली जो भी होता है उसमें भूमि के छोटे छोटे खंडों को डिजिटल नक्शा तैयार किया जाएगा और ताकि ग्रामीणों को जो है उनकी संपत्ति का स्पष्ट मालिकाना हक प्रॉपर्टी कार्ड मिल सके। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 119 नंबर क्वेश्चन और कहता है कि वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी अनुच्छेद 360 के परिणाम निम्नलिखित में से कौन से हैं, बताइए, स्थिति लागू करने के। तो पहला कथन कहता है कि राष्ट्रपति राज्यों को राज्य के मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी भी वर्ग के कर्मचारी के वेतन और भत्ते के कम करने का आदेश दे सकते हैं। वहीं कथन 2 कहता है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है।
वहीं कथन 3 कहता है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। वहीं कथन 4 कहता है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी। तो बताइए कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। पूछा है कि कौन सा कथन सही है, सही उत्तर चुनना है इसमें। ठीक है, तो कथन ए सही है, 1, 3 और 4। ठीक है, तो जब देश में 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। कथन 1 सही है, क्योंकि राष्ट्रपति राज्यों को निर्देश दे सकते हैं कि वे राज्य के अधीन काम करने वाले सभी या किसी भी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की कटौती करें। ठीक, वहीं कथन 2 गलत है, क्योंकि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद सभी धन विधेयकों यानी मनी बिल्स जो है अन्य वित्तीय विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने की पूरी आवश्यकता होती है। कथन में आवश्यकता नहीं है लिखा गया है, इसलिए गलत है। कथन 3 जो है वो सही है, क्योंकि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों सहित केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के वेतन भत्ते कम करने के आदेश दे सकते हैं। वहीं कथन 4 कहता है और सही भी है, राज्य सरकारों को वित्तीय औचित्य फाइनेंशियल प्रॉपर्टी जो होता है उसके सिद्धांतों का पालन करने के निर्देश दिए जा सकते हैं। वहीं 120 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आज ये देख लेते हैं। ठीक, कहता है कि मुद्रास्फीति जनित मंदी यानी स्टैगफ्लेशन जो होता है उसमें योगदान करने वाला कारक कौन कौन से हैं, तो बताइए। पहला है कथन में कि सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती, कुल मांग उपभोक्ता खर्च में कमी, घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी। ठीक है, चलिए तो बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है। पूछा है कि कौन सा उत्तर सही है, सही उत्तर को चुनना है। ठीक है, तो उत्तर है बी, 2 और 3 जो सही है। तो स्टैगफ्लेशन अर्थशास्त्र की वह खतरनाक स्थिति होती है जहां बाजार में मंदी, धीमा आर्थिक विकास, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति हाई महंगाई दोनों एक साथ मौजूद होते हैं। ठीक है, तो कथन 2 जो है मंदी का हिस्सा औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आना और आर्थिक विकास में सुस्ती होना सीधे तौर पर आर्थिक गतिरोध स्टैग्नेशन को दर्शाता है। वहीं कथन 3 कह रहा है कि मंदी को बढ़ाने वाला काम जो है जब कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी आती है तो बाजार में मंदी और गहरी हो जाती है, जिससे कंपनियां जो है उत्पादन और कम कर देती है। वहीं कथन 1 और 4 क्यों नहीं है, क्योंकि सरकारी खर्च बढ़ने से बाजार में नकदी आती है जिससे मंदी दूर होने में मदद मिलती है और घरेलू मुद्रा की वृद्धि से निर्यात प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि कमजोर होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं। ठीक है, बता दीजिए। तो कथन है कि निजी क्षेत्र की कम भागीदारी के कारण इसमें कमी आई है, महामारी से पहले के स्तर की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है। वहीं 3 कह रहा है कि टेलीकॉम सेक्टर में पूरी तरह से सुधार होने के बाद किसी भी वित्तीय वर्ष में बिना घटे इसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई है, कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई है। कथन 4, तो बताइए कौन सा कथन जो है सही है और गलत है। बस यही पूछ रहा है कि सही उत्तर बताना आपको। तो कथन डी जो है वही सिर्फ सही है, केवल 4 ही सही है। ठीक, आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक तनाव जैसे रूस यूक्रेन युद्ध हुआ और कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति हुई, ग्लोबल इकोनॉमिक शटडाउन हो गया, स्लो डाउन हो गया। इसके कारण भारत सहित दुनिया के कई विकासशील देशों में विदेशी निवेश एफडीआई की आवक में कमी दर्ज की गई। अन्य कथन क्यों गलत है, क्योंकि महामारी के 4 शुरुआती सुधार हुआ था। ठीक है, महामारी के बाद शुरुआती सुधार हुआ था लेकिन वैश्विक दिक्कतों के कारण गिरावट आई थी। टेलीकॉम सेक्टर में सुधार तो हुए पर बिना घाटे या बिना किसी रुकावट के लगातार तेज वृद्धि का दावा पूरी तरह से सटीक नहीं है। ठीक, वहीं 122 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है बिहार के गया जिला की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। सीधे सीधे जनसंख्या पूछ लिया और जनसंख्या जो इसमें से दिया गया है वो कोई भी नहीं। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार बिहार के गया जिले की कुल जनसंख्या जो है वो 43,91,418 है। ठीक है, यानी 43.9 लाख। ठीक, तो विकल्प में ऐसा कुछ नहीं दिया है इसलिए डी इसका कोई भी आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक,
यहाँ पे ये चीज गलत है, क्वेश्चन ही गलत है, मतलब क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए हैं वो गलत है। 123 नंबर क्वेश्चन कहता है कि केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय यानी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के बारे में बताइए, सही कथन बताइए। तो पहला कथन है व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। व्यय जो है यानी खर्चा एक्सपेंडिचर विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर होता है। जो खर्चा है वो कृषि पर होता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। ए जो है ए वो सही है, बिल्कुल सही है कि गैर योजना जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता है वो खर्च होता है जो सरकार को अपनी अनिवार्य जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए हर साल करना ही पड़ता है। इसमें सरकार द्वारा लिए गए कर्जों का ब्याज भुगतान यानी इंटरेस्ट पेमेंट, रक्षा खर्च और सरकारी कर्मचारियों की पेंशन व वेतन शामिल होते हैं। यह सरकार के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अन्य विकल्प क्यों गलत है? क्योंकि विज्ञान प्रौद्योगिकी और कृषि पर होने वाले अधिकांश खर्च विकास कार्यों योजनाओं यानी प्लान एक्सपेंडिचर से जुड़े होते हैं। वहीं 124 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देख लेते हैं। कहता है कि वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? तो पहला कथन है इसने वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार का विस्तार किया। वहीं दूसरा कथन कहता है कि इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव बढ़ा। वहीं तीसरा कथन कहता है निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है। चौथा कथन कहता है कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो अब बताइए कौन सा होगा? जी सही आंसर है सी, निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक, तो सी जो है वो सत्य नहीं है, सी गलत है, इसलिए यह हमारा सही उत्तर है। वैश्वीकरण के बाद भारत के निर्यात यानी एक्सपोर्ट्स में भारी बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन हमारे यहाँ आयात इंपोर्ट्स जैसे कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक, सोना आदि में वृद्धि हमेशा निर्यात से अधिक रही है। इसी वजह से भारत का व्यापार संतुलन आमतौर पर घाटे यानी ट्रेड डिफिसिट में जाता है। प्रश्न में इसका उल्टा लिखा है, इसलिए जो है वो अन्य विकल्प सही है, बाकी सी जो है वो गलत है। वैश्वीकरण से वस्तुओं सेवाओं का व्यापार बढ़ा है, विदेशी निवेश एफडीआई का प्रभाव भी काफी तेज हुआ है। ठीक, वहीं 125 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि संघ सरकार के वित्त यानी फिस्कल डिफिसिट में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन है पहला कि महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया। वहीं दो कहता है वित्तीय वर्ष 22 में राजकोषीय घाटा कम होकर घरेलू जो सकल घरेलू उत्पाद का 7.7% हो गया। और तीसरा कहता है कि पिछले 2 वर्षों में राजस्व संग्रह कम हो गया है। तो बताइए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है? ठीक, पूछा जा रहा है कि कथन सही आपको इसमें बताना है। तो जो बी है वो सही आंसर है, 1, 2 जो है वो सही है। क्यों है सही? क्योंकि कोरोना महामारी के संकट के दौरान वित्तीय वर्ष 2020-21 या फाइनेंशियल ईयर 21 में सरकार का खर्च जो है बहुत बढ़ गया था और आमदनी जो है घट गई थी, जिसके कारण राजकोषीय घाटा फिस्कल डिफिसिट 9.2% के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया था। वहीं कथन 2 सही है क्योंकि महामारी का असर कम होने पर सरकार ने वित्तीय सुधार किए, जिससे अगले वित्तीय वर्ष यानी 22 में यह घाटा कम होकर 7.7% संशोधित अनुमानों के आसपास आ गया था। वहीं कथन 3 इसलिए गलत है क्योंकि महामारी के बाद 2 वर्षों में भारत का राजस्व घाटा यानी टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन घटा नहीं है, बल्कि जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं 126 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देख लेते हैं। कहता है कि 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो बताइए कौन कौन से कारण थे? अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, बिल्कुल ये कारण थे। दूसरा है कि विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम विचारधारा नहीं थी, बिल्कुल सही है। वहीं तीसरा कहना है कि समाज के सभी वर्गों का समर्थन नहीं मिला, तो तीनों सही है, इसलिए डी जो है इसका आंसर होगा। क्योंकि 1857 की क्रांति इतनी बड़ी होने के बावजूद भी असफल रही, इसके पीछे ये 3 मुख्य कारण थे। पहला कथन इसलिए सही है क्योंकि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार था, बेहतर सैन्य अनुशासन और कुशल सेनापति थे, जबकि भारतीय क्रांतिकारियों के पास हथियारों का और जो भी हथियार थे उसका सही इस्तेमाल तालमेल नहीं था। ठीक है, उसकी कमी थी। वहीं कथन 2 जो है वो भी सही है क्योंकि विद्रोहियों के पास पूरे देश के लिए कोई एक निश्चित योजना, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम या भविष्य की स्पष्ट राजनीतिक विचारधारा नहीं थी। वे अलग अलग क्षेत्रों में अपनी अपनी स्थानीय समस्याओं के लिए लड़ रहे थे। वहीं कथन सी यानी 3 जो है वो इसलिए सही है क्योंकि इस विद्रोह को भारत के सभी वर्गों का समर्थन नहीं मिला। कई बड़े जमींदार, पढ़े लिखे मध्य वर्ग के लोग और कुछ रियासतों के राजा महाराजा जो है वो तटस्थ थे या तो उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। चलिए 127 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कहता है कि बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। भाई ये क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है। ठीक है, इसका आंसर है बटक मियां। चलिए 128 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1937 से 1938 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? 37 से
1938 में। सही उत्तर है इसका सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार में जमींदारों द्वारा किसानों की उन जमीनों को हड़प लिया गया था जिन पर वे लगान न चुका पाने के कारण अपना मालिकाना हक खो चुके थे। ऐसी जमीन को बकास्त कहा जाता था। इस दमनकारी नीति के खिलाफ स्वामी जो सहजानंद सरस्वती थे, उनके नेतृत्व में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने 1937 से 38 में एक बड़ा बकास्त आंदोलन खड़ा किया, जिसने किसानों को उनके अधिकार वापस दिलाने में मदद की थी। वहीं 129 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला घटना था होम रूल आंदोलन, वहीं दूसरा घटना सूरत विभाजन, तीसरा घटना खेरा सत्याग्रह और चौथा घटना है मिंटो मॉर्ले सुधार। तो इन पे विचार करना है, विचार कीजिए, बताना है कि कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ, बस यही। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 2 4 1 3। ठीक है, बी। समझ गए? तो सूरत विभाजन जो है, सूरत स्प्लिट, वो 1907 जब कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में बट गई थी तब हुआ था। मिंटो मॉर्ले सुधार जो है उसके बाद हुआ, वर्ष 1909 में ब्रिटिश सरकार द्वारा संवैधानिक सुधार किया गया। ठीक, और होम रूल आंदोलन जो है वो 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने शुरू किया था। वहीं 4 जो है यानी खेरा सत्याग्रह वो 1918 में हुआ था, गांधी जी के नेतृत्व में गुजरात के किसानों का जो है कर विरोधी आंदोलन था। ठीक, चलिए 130 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लॉर्ड लिट्टन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है पूछा है। ठीक है, तो वो एल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं है। ठीक, लॉर्ड लिट्टन वो पहले ही चला गया था, रिपन जो है इससे संबंधित है, जब रिपन आया था दूसरे। तो लॉर्ड लिट्टन का काल जो है वो 1876 से 80 भारत के एक बहुत ही दमनकारी वायसराय माने जाते हैं। ठीक है, स्ट्रेची कमीशन यानी अकाल आयोग, शस्त्र अधिनियम, आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, भारतीय भाषाओं के अखबारों पर प्रतिबंध, ये तीनों जो है काले कानून आयोग लॉर्ड लिट्टन के समय ही आए थे। इल्बर्ट बिल जो है 1883 इनके समय नहीं बल्कि इनके बाद आए जो उदारवादी वायसराय लॉर्ड रिपन थे उनके कार्यकाल में आया था। इस बिल का उद्देश्य जो है भारतीय जजों को अंग्रेज अपराधियों के मामलों की सुनवाई करने का अधिकार देना था, जिसका अंग्रेजों ने कड़ा विरोध किया था। ठीक, चलिए 131 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो बक्सर की लड़ाई किसके बीच हुई थी, याद है जी? त्रिपक्षीय लड़ाई था ये। खैर, तो बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किया गया था? इलाहाबाद की संधि। ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो 1764 में हुआ था बक्सर का प्रसिद्ध लड़ाई। अंग्रेज हेक्टर मुनरो, ठीक है, और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट, और शुजा-उद-दौला अवध के नवाब और मीर कासिम की संयुक्त सेना थी। इसको जो है किसने हरा दिया था? अंग्रेजों ने। इस ऐतिहासिक जीत के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इसके तहत रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी टैक्स वसूलने का अधिकार कानूनी रूप से अंग्रेजों के लिए हासिल कर लिया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 132 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? बताइए किस वर्ष? बताइए बताइए बताइए। अब आगे है आपका मॉडर्न हिस्ट्री, नहीं बता रहे हैं तो मुश्किल है। ऐसे मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ेंगे डीप में, ठीक है, वो भी स्पेक्ट्रम से पढ़ेंगे। तो इसका सही आंसर है 1632 बी। ठीक है, तो बिहार के इतिहास में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार पूछा जाने वाला तथ्य है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने साल 1632 में पटना में अपने पहले कारखाने यानी फैक्ट्री की स्थापना की थी। वर्तमान समय में पटना कॉलेज का उत्तरी हिस्सा इसी ऐतिहासिक डच फैक्ट्री की इमारत के रूप में जाना जाता है। यहाँ से मुख्य रूप से सूती कपड़ा, शोरा, ठीक है, सॉल्ट पीटर जिसको कहते हैं, और अफीम का व्यापार होता था। चलिए 133 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो बता दीजिए कौन सा था? जी बिल्कुल सही, सी, अहमदाबाद हड़ताल। ठीक है, अहमदाबाद जो मील का हड़ताल था। तो अहमदाबाद मील हड़ताल 1918 में सूती मिल मालिकों और मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद गहरा गया था। गांधी जी ने मजदूरों का सीधा साथ दिया और अपनी मांग मंगवाने के लिए भारत में पहली बार भूख हड़ताल यानी फास्ट अनटू डेथ, ठीक है, को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। इसके दबाव में आकर मिल मालिक जो है 35% बोनस देने पर राजी हो गए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा यानी सिविल
डिसओबीडियंस था, लेकिन पहली भूख हड़ताल अहमदाबाद में हुई थी। याद रखिएगा इस तथ्य को, भूलिएगा नहीं। 134 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने, तो श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, जाने जाते हैं। बी इसका सही आंसर है, सबको पता है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को सम्मान पूर्वक बिहार केसरी कहा जाता है। वे अखंड बिहार के पहले मुख्यमंत्री 1937 से 1961 तक थे। उन्होंने 42 के भारत छोड़ो आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम के अन्य मोर्चों पर बिहार में सक्रिय रूप से स्वतंत्रता की अलख जलाई थी और जगाई भी थी। उनके नेतृत्व में बिहार में जमींदारी प्रथा को हटाने जैसे कई बड़े सामाजिक आर्थिक सुधार हुए थे। 135 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने क्या कदम उठाया? तो इसका सही आंसर है सी, चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई। तो 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में 3 कठिया प्रणाली नील की जबरन जो खेती होती थी उसके खिलाफ जब चंपारण में किसानों का आंदोलन तीव्र हो गया तो ब्रिटिश सरकार को पीछे हटना पड़ा। इस समस्या के अस्थायी समाधान और जांच के लिए सरकार ने चंपारण एग्रीरियन कमेटी, ठीक है, चंपारण कृषि समिति का गठन किया। मजेदार बात यह है कि महात्मा गांधी को भी इस सरकारी समिति का एक सदस्य बनाया गया था। इस समिति की सिफारिशों के बाद ही 3 कठिया प्रथा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया था, ठीक है। चलिए 136 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, ठीक है। भारत के सेवक समाज और तत्वबोधि सभा, आत्मीय सभा, वहीं इसके संस्थापक, ठीक। तो बताइए कौन सा सही है? सही उत्तर है ए, ठीक है, यानी 1 का 2, बी का 1 और सी का तो 3 है ही, तो 1 का 2 है, ठीक है। यानी भारत सेवक समाज जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था उसका स्थापना। वहीं तत्वबोधिनी सभा जो है वो देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था और वहीं आत्मीय सभा जो है राम मोहन रॉय ने किया था। बाकी फालतू बात है, समझ गए? तो कब कब हुआ था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में वो भी महाराष्ट्र पुणे से की थी, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? नौजवानों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से की गई थी। वहीं तत्वबोधिनी सभा जो है देवेंद्र नाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए 1839 में महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर ने कलकत्ता में इसकी शुरुआत की थी। आत्मीय सभा राम मनोहर राय, वर्ष 1814 में राजा राम मनोहर राय ने समाज में एकेश्वरवाद यानी एक ही ईश्वर की पूजा का प्रचार करने और रूढ़िवादिता को खत्म करने के लिए इसकी स्थापना की थी, ठीक है। चलिए 137 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? बताइए। सिंपल पूछा है राज्य, एक कर्नाटका की थी, ठीक है। तो सी इसका आंसर है। अंबाबाई भारत के कर्नाटका राज्य उडुपी की एक अत्यंत साहसी और समर्पित महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। उनका विवाह बहुत कम उम्र में हुआ था और वे जल्दी विधवा हो गई थी। इसके बावजूद उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने विदेशी कपड़ों और ताड़ी की दुकानों के सामने धरना दिया, प्रभात फेरियां निकाली और इस दौरान उन्हें कई बार ब्रिटिश सरकार द्वारा जेल में डाल दिया गया था, ठीक है। चलिए 138 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन यानी कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? ये पूछ रहा है, कौन नहीं थे बताइए। जी सी नहीं थे, ठीक है, जे एंड्रयूज, ठीक। तो वर्ष 1946 में ब्रिटिश सरकार ने भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने और संविधान सभा के गठन के लिए कैबिनेट मिशन भेजा था। इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य शामिल थे। पैथिक लॉरेंस, ठीक है, इसके अध्यक्ष थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे इसके सदस्य थे। एवी अलेक्जेंडर भी इसके सदस्य थे। जे एंड्रयूज दीनबंधु CF एंड्रयूज को गांधी जी के मित्र थे, इसलिए वो इस मिशन में नहीं थे, ठीक है। इसलिए नहीं, मतलब वो इस मिशन में नहीं थे, ठीक है। चलिए 139 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के आधार पर कांग्रेस की स्थापना का विचार किस नेता के थे? यानी ये विचार किसने दिया था कि अंग्रेज जो है कांग्रेस को सेफ्टी वॉल की तरह यूज करिए, बस इतनी सी बात। तो ये जो विचार था वो लाला लाजपत राय का था, ठीक है। तो बी इसका सही आंसर है। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के अनुसार अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना 1885 भारतीयों की भलाई के लिए नहीं बल्कि 1857 जैसे किसी अन्य बड़े जन विद्रोह से खुद को बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में की थी, ताकि भारतीयों का गुस्सा शांतिपूर्वक बाहर निकल सके।
इस विचार को सबसे प्रमुखता से गर्म दल के नेता लाला लाजपत राय ने अपने पत्र यंग इंडिया 1916 में देश के सामने रखा था। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन हमारे डिस्कशन का 140 नंबर, वो कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? बताइए जी। कराची अधिवेशन 1931 में। ठीक है, तो वर्ष 1931 था, यहाँ पे कराची अधिवेशन हुआ, कांग्रेस के इतिहास में मील का पत्थर भी माना जाता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इसी मंच पर कांग्रेस ने पहली बार देश के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से जुड़ा ऐतिहासिक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया था। इस प्रस्ताव का मसूदा क्या था, ड्राफ्ट क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था इसका ड्राफ्ट। ठीक है, मसूदा। चलिए, तो ये था हमारा पूरा डिस्कशन, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आपके कितने सही हुए, कितना गलत हुआ, ये आप कमेंट में चाहे तो बता सकते हैं, हम उस पर और जो है डिस्कशन कर सकते हैं। आएंगे फिर 70वीं बीपीएससी प्री का लेके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, और उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग 5 साल का डिस्कशन करेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, करेंट अफेयर्स, हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल सब करेंगे। ठीक है, और सबके मॉडल पेपर क्वेश्चंस भी बनाएंगे। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।